Good morning, guys. This is Abhishek here. Welcome to Abhishek Study Circles. So, guys, कैसे हो आप लोग? So today हम लोग डिस्कस करेंगे कि करेंसी की कन्वर्टिबिलिटी कैसे करते हैं. ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट में करेंसी कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है, करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है, एंड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है गाइस. और इसकी करंट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी करने के लिए जो कमेटी बनी थी, जो कि एसएस तारापुर कमेटी है. ओके, सो इस कमेटी के क्या क्या रिकमेंडेशन थे वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे गाइस. ओके, सो फर्स्ट थिंग द करेंसी कन्वर्टिबिलिटी गाइस. फर्स्ट थिंग हमारे पास एक क्वेश्चन यही आता है कि हमें करेंसी की कन्वर्टिबिलिटी क्यों करनी है, राइट? ये क्वेश्चन हमारे यहाँ आता है माइंड में. देखो, करेंसी की कन्वर्टिबिलिटी करने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर दूं तो सपोज आप लोग इंडिया में हो. इंडिया में जस्ट थिंक कि आप इंडिया में हो और आपको यूएस से जाना है घूमने. इंडिया से यूएस टूरिस्ट जाना है. ओके, अरे टूरिज्म के तौर पे इंडिया से ए को जो है, ए बंदे को यूएसए में घूमने जाना है. ठीक है, तो इंडिया में करेंसी क्या चलती है गाइस? रुपीज चलती है. यूएसए में करेंसी क्या चलती है? डॉलर चलती है, राइट? अब इंडिया से कोई बंदा यूएसए में घूमने जाएगा गाइस, तो इंडिया में तो डॉलर चलता नहीं है. तो इंडिया में इस बंदे के पास मान लो कि 1,000 रुपए हैं, या मान लो कि 10 लाख रुपीज हैं, क्योंकि 1,000 रुपए में तो घूम नहीं पाओगे यूएसए में आप. ठीक है, तो मान लो कि 10 लाख रुपीज है ये. ठीक है, ये वाले के पास. तो गाइस ये 10 लाख रुपीज जाकर के यूएसए में जाकर घूम सकता है क्या? यूएसए पहुंच सकता है? वो यूएसए कभी नहीं पहुंच पाएगा इस पैसे की वजह से. उसको क्या चाहिए गाइस? यहां से यहां आने के लिए उसको चाहिए डॉलर, राइट? जो कि यूएसए में जाए, फिर वहां पे वो अपना खर्च कर सके. नो डाउट कि वो इंडिया में कुछ भी कर सकता है 10 लाख से, बट वो यूएसए नहीं पहुंच सकता, क्योंकि यूएसए पहुंचने के लिए उसको बड़ा डॉलर चाहिए. तो ये डॉलर कौन प्रोवाइड करवाता है गाइस? ये डिपेंड करता है. यही कहलाता है गाइस कि हमारे यहाँ की करेंसी को कन्वर्ट करना किसी दूसरे एक्सेप्टेड करेंसी में, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसी में, या जो भी आईएमएफ के बंदे हैं, ठीक है, मेंबर कंट्री, उनके मेंबर कंट्री की जो करेंसी है उनमें कन्वर्ट करना ही कहलाता है करेंसी कन्वर्टिबिलिटी. ओके, सो ये क्या डिफाइन करता है गाइस? इंडिया में जैसे कि 10 लाख है या 1 लाख है, कितना भी जो भी रुपए हैं, ठीक है, उसको हम लोग कितने डॉलर में कन्वर्ट करें. ठीक है, ये चीज ध्यान से समझो आप, कि जैसे कि इंडिया की बात करते हैं. इंडिया का जो रुपीज है वो इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसीज जो हैं, ठीक है, या बोल सकते हैं कि जो आईएमएफ के मेंबर कंट्री हैं, ठीक है, उनके साथ जो है करेंसी का जो कन्वर्टिबिलिटी हम लोग करते हैं, उनके मेंबर कंट्री की जो करेंसी है उनके साथ अपनी करेंसी का जो कन्वर्टिबिलिटी करते हैं, वो भी मार्केट डिफाइंड पे, मतलब कि जो मार्केट फोर्स के द्वारा डिफाइन होती है करेंसी की कन्वर्टिबिलिटी. ठीक है, करेंसी की प्राइस. ओके, उस पे अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं करेंसी कन्वर्टिबिलिटी. ओके, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस चीज को, फिर से समझाता हूं मैं. ओके, जैसे कि मैं बात करूं कि अगर मैं लिख दूं कि एक डॉलर बराबर 70 रुपए. ओके, ठीक है, तो ये यूएसए का गाइस, यूएसए का डॉलर है, ये इंडिया के रुपीस है. ओके, तो गाइज अगर आपको यूएस से घूमने जाना है तो आपको 70 रुपए देना पड़ेगा. अपने 70 रुपए का दे करके आप लोग क्या कर सकते हो गाइज, कि करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हो. मतलब कि 70 रुपए दे करके आप 1 डॉलर खरीद सकते हो. ओके गाइज, ओके, 70 रुपए दे करके हम लोग करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं डॉलर में, राइट? तो मतलब 70 रुपए में 1 डॉलर खरीद लिए. तो मतलब ये क्या गाइज, यहाँ हमने कन्वर्ट कर दिया, राइट? अब नाउ हमने ये करेंसी आपको प्रोवाइड कौन करेगा गाइज? ये करेंसी आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी. किस पे? किस बेसिस पे? मार्केट डिफाइंड पे. मार्केट के फोर्सेस जो डिफाइन करेंगे कि 1 डॉलर बराबर 70 रुपए होगा या 1 डॉलर 75 रुपए का, उस बेसिस पे गवर्नमेंट आपको, आपके जितना रुपए आप गवर्नमेंट को दोगे उस बेसिस से आपको गवर्नमेंट जो है उतना डॉलर प्रोवाइड करेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं करेंसी का हमने कन्वर्टिबिलिटी कर दिया. ओके, अब देखो गाइज, करेंसी की कन्वर्टिबिलिटी जब हम करते हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं गाइज, ये चीज समझो आप. बस सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट अभी के लिए बस इतना समझ लो कि ये सारी चीजें मैं एक एक करके डिटेल से पढ़ा रहा हूँ. ओके, सो देखो, तो करेंसी मतलब हमारे, हमने कन्वर्ट कर दिया, हमारे पास अब आ गया. देखो क्या हुआ कि हमारे पास अब आ गया, मान लो कि हमने 10 लाख का
कर दिया, ठीक है। मान लो कि हमारे पास 70 लाख है, 70 लाख का हमने किया तो हमको मिल गया, अगर मान लो कि $1 इज इक्वल टू 70 रुपए है, ठीक है, तो 70 लाख का कितना हो जाएगा गाइस, हमारे पास हो जाएगा $1 लाख, राइट, $1 लाख हो जाएगा। अब गाइस जब $1 लाख आपके पास है तो आप इसका क्या कर सकते हो, जरा सोचो। आपके पास तो इंडिया में तो है नहीं, कैसा नहीं कि इंडिया में आप इन्वेस्ट कर पाओगे इसको, राइट। तो देखो इससे आप इंपोर्ट कर सकते हो, फर्स्ट थिंग, राइट, इंपोर्ट कर सकते हो। दूसरा गाइस कि आप जाकर के इन्वेस्ट कर सकते हो फॉरेन में, राइट। आप एज ए टूरिस्ट घूमने जा सकते हो, राइट। आप एज ए स्टूडेंट हो सकते हो, एज ए स्टूडेंट पढ़ने जा सकते हो। टूरिस्ट जाओगे तो वहां पे डॉलर लगेगा, आप स्टूडेंट जाओगे तो भी पढ़ने लगे, पढ़ना होगा, राइट गाइस। तो ये सारी एक्टिविटी आप कर सकते हो गाइस। देखो कितना कितना फायदेमंद हुआ हमारा, क्या है कि जब डॉलर को हमने रुपीज में कन्वर्ट कर दिया, राइट, या रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या क्या फायदे हुए, राइट। तो गाइज ये ऐसा नहीं था कि ये जब हमारा देश आजाद हुआ था तभी से ये करेंसी हमारी कन्वर्ट हो गई थी। ये गाइज हुआ एग्जैक्टली क्या कि जब 1992 में, 1990 में की बात करें, जब इंडिया के पास रिजर्व बहुत कम थे, फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व का मतलब कि विदेशी पैसा भारत में बहुत कम था, ठीक है। रीजन यही था कि हमारे पास करेंसी की कन्वर्टिबिलिटी इतनी अलाउड नहीं थी, हमारा मार्केट ओपन नहीं था, ठीक है। फिर हमारे पास 1992 में जो है यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर थे, कौन थे, मनमोहन सिंह। इन्होंने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ओके, सारी पॉलिसी लेकर आए और हमारा मार्केट ओपन किया, ओके। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, बट इतना समझ लो कि हमारा जो इंडिया की करेंसी है गाइस, इंडियन करेंसी की बात करें तो ठीक है, कि टू कन्वर्ट द इंडियन रुपीज, गाइस देखो, कन्वर्ट द इंडियन रुपीज विथ मेंबर नेशन ऑफ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मेंबर नेशंस के करेंसी के साथ कन्वर्ट करना, किस प्राइस पे, मार्केट डिटरमाइंड प्राइस पे, उसी को बोलते हैं करेंसी कन्वर्टिबिलिटी, ओके। इसी को गाइस बोलते हैं करेंसी कन्वर्टिबिलिटी। अब देखो, अब हम लोग क्या बात करें गाइस कि विदेशों के साथ जो है करेंसी कन्वर्ट करते हैं, विदेशों के साथ करेंसी कन्वर्ट करना मतलब एक टाइप का ट्रांजेक्शन ही तो करा रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीजें गाइस कहाँ पे रिकॉर्ड होती है, अगर आप बाहर कन्वर्ट करोगे तो आप कुछ ना कुछ तो करोगे, तो चीजें घूमने जाओगे या फिर वहां से इन्वेस्टमेंट करोगे या फिर वहां से कुछ इंपोर्ट करोगे, तो सारी चीजें, एक ट्रांजेक्शन हो रहा है फॉरेन के साथ। तो जब ट्रांजेक्शन होता है तो गाइस वो किस चीज को डिफाइन करता है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिफाइन करता है, राइट। तो जब बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिफाइन करता है तो गाइस इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को ही कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। बैलेंस ऑफ पेमेंट कन्वर्टेबिलिटी, ओके। तो देखो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जब मैंने पढ़ाया था आपको गाइस, तो इस पर आप लोग को याद होगा, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो करेंट अकाउंट था, करेंट अकाउंट था, या दूसरा क्या था, कैपिटल अकाउंट, ओके। करंट अकाउंट को भी वाइज मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला था कि कौन सा पार्ट था, पहला था इनविजिबल, राइट, विजिबल अकाउंट, ओके। और दूसरा था क्या गाइज, इनविजिबल, ओके। बहुत डिटेल से गाइज ये सारी चीजें पढ़ाई थी, बट मैं आप लोग को बस एक रिवाइज करवा रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि हम इसी पे बात करेंगे कि करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या है, ओके। तो बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये ऐसे ऐसे मैंने डिवाइड कर रखा था इसको, इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते थे, ओके। और इसमें तीन तरीके का इसलिए हमने डिवाइड किया था। पहला क्या किया था हमने, देखो याद, पहला हमने डिवाइड किया था कि क्या था हमारा पहला, सर्विसेज थी, राइट। सर्विसेज का आदान प्रदान कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, या फिर इनकम का कर रहे हैं, इनकम का आदान प्रदान कर रहे हैं, या फिर ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है गाइस, ट्रांसफर कर रहे हैं। देखो अब बहुत ध्यान से समझना गाइस, अब देखो, देखो जब बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं गाइस, तो इसमें दो कैपिटल अकाउंट आते हैं, करंट अकाउंट आती है, ओके। सो इंडिया में क्या करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है, देखो आप, पहले तो नहीं था, बट अभी का करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी हो गई है, ओके। अभी मैं आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं कि ये क्या है करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, ओके। देखो करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में पहले देखो करंट अकाउंट में आता क्या है गाइस, ये क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ठीक है। तो पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं कि जो करंट अकाउंट, अगर करंट अकाउंट कन्वर्टिबल होने का मतलब है कि गाइस ये चीजें पूरी कन्वर्टिबल हो जाएं और ये चीजें कन्वर्टिबल हो जाएं, राइट। तो ये इस चीज में करंट अकाउंट में पहला विजिबल है, विजिबल में क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या कन्वर्टिबल है अपने यहाँ, जरा सोचो आप, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में। तो गाइस
ये हमारे यहाँ 100% है। रीजन बता रहा हूं मैं आपको, इसी वजह से हम लोग कोई भी सामान अगर आपको फॉरेन से मंगवाना है तो आप बिना किसी इशू पे मंगवा सकते हो, राइट। पहले तो ऐसा नहीं था, आपको पहले के मैं कंडीशन बताऊंगा। एग्जैक्टली हुआ क्या था कि जब 1992 के बाद जब लिबरलाइजेशन आया तो गवर्नमेंट से बोला गया भैया इंडियन के अपने मार्केट ओपन करो, तो उन्होंने मार्केट ओपन किया, तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है गाइस, उस पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे उन्होंने हटा दिया। अब देखो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पहले बात करते हैं। इंपोर्ट का मतलब होता है गाइस कि इंडिया में कोई सामान मंगाना, ठीक है। अब जैसे कोई ए बंदा है, कोई ए मर्चेंट है, ठीक है, वो यूएसए, इसमें यूएसए का एग्जांपल ले रहा हूं, आप किसी भी कंट्री का ले सकते हैं एग्जांपल। यूएसए से क्या मंगवाना चाहता है, यहाँ से ये कार मंगवाना चाहता है, ठीक है। ये चाहता है कि कार मंगवा के इंडिया में सेल करे, ओके, इंडिया में ये यहाँ से सेल करे, ओके, ये सेल करे, ठीक है। तो जब ये इंडिया का बंदा है, इसके बाद बहुत सारे पैसे हैं, तो गाइस ये पहले करेगा क्या, पहले अपने पैसे को कन्वर्ट करेगा, राइट। पहले अपने पैसे कन्वर्ट करे किसमें, डॉलर में, राइट। डॉलर में कन्वर्ट करने के बाद गाइस क्या करेगा, यहाँ से जिसको डॉलर पे करेगा यूएसए को, फिर यहाँ से यूएसए से कार आएगी यहाँ के बाद, अब फिर ये इंडिया में सेल करेगा। तो मतलब कि गाइस हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यहाँ पे देखो अब इंपोर्ट मतलब कर रहे हैं, तो इंपोर्ट का क्या हम कन्वर्टेबिलिटी है इंडिया में, यस, क्योंकि हम इंपोर्ट का कन्वर्टेबिलिटी करके ही सामान को मंगा रहे हैं, राइट। गुड्स एंड सर्विसेज को मंगवा किस बेसिस पे रहे, अगर बाहर से खरीदना है तो आपको उसी के अमाउंट में खरीदना पड़ेगा, राइट। तो आपके पास अगर क्या है, आपके पास अगर रुपीज है तो आप उसको कन्वर्ट कर लो डॉलर में और बाहर से क्या करो, सामान मंगा लो, ठीक है। तो ये देखो इंडिया में तो इन्होंने अलाउ कर दिया, ठीक है। 1992 के बाद अभी मैं पढ़ूं, बताएंगे आपको हिस्ट्री कैसे कैसे उन्होंने अलाउ किया, ठीक है। तो विजिबल अकाउंट का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है गाइस, उन्होंने अलाउ कर दिया, उस टाइम उन्होंने मार्केट खोल दिया, तो लोग जो है वहां से बाहर से सामान मंगाने भी लगे और बाहर यहाँ से सामान बाहर भी हम लोग एक्सपोर्ट करने लगे। अब सोचो कि इंडिया से एक्सपोर्ट सामान कर रहे हो आप बाहर, ठीक है। तो जो इंडिया से एक्सपोर्ट सामान बाहर करोगे तो गाइज हमको क्या मिलेगा, अगर आप बाहर सामान यहाँ से इंडिया से लेके गए, ठीक है, आपके मान लो कि मैंगो लेके गए, मैंगो जो है यूएसए में लेके गए, तो क्या यूएसए मैंगो को जब खरीदेगा, बाई करेगा, ठीक है, बाई करेगा यूएसए मैंगो को, तो आपको क्या देगा गाइज, ये आपको डॉलर देगा, ना कि रुपीज देगा, राइट। ये आपको डॉलर पे करेगा। तो ये डॉलर जब इंडिया में आएगी गाइज, इंडिया में आएगी तो इंडिया का क्या बढ़ेगा, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, राइट। कहा जाता है कि 1990 में, ठीक है, 1990 में गाइस, उस टाइम पे इंडिया के पास बाहर से तेल मंगाने के लिए 7 दिन के पैसे भी नहीं बचे थे, ओके। फिर जो है इंडिया ने जाकर के आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से जाकर के वहां के लोगों से बोला कि भैया हमारे पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने कहा पहले अपना मार्केट ओपन करो। तो गाइज यही इन्होंने अपना मार्केट ओपन किया, फिर यहाँ का एक्सपोर्ट बढ़ा, फिर यहाँ का इंपोर्ट बढ़ा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने मोस्टली अपने अकाउंट को कन्वर्ट किया, पहले विजुअल अकाउंट को कन्वर्ट किया, ठीक है। अब देखो उसके विजुअल अकाउंट के बाद आता है हमारा क्या, सर्विसेज गाइज, ओके। तो ये चलो अभी दूसरे में पढ़ाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जो करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी में था गाइज, हमने अभी तक क्या देखा था, हमने देखा था दो चीजें, पहला देखा विजुअल अकाउंट, ओके, विजुअल अकाउंट, जिसमें हमने देखा बैलेंस ऑफ ट्रेड, ओके। बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमने क्या देखा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, राइट हम लोग, जिसको हमने देखा कि ये हमारे यहाँ कन्वर्टिबिलिटी हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा आया था नॉन विजिबल, नॉन विजिबल अकाउंट, ओके। नॉन विजिबल अकाउंट में हमने गाइस तीन चीज देखी, पहली थी सर्विसेज, सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद थी हमारे यहाँ सर्विसेज थी, उसके बाद क्या थी, इनकम, ओके, इनकम थी, फिर उसके बाद क्या थी हमारे पास, ट्रांसफर था, ओके। अब देखते हैं गाइस कि क्या ये सब भी कन्वर्टिबल है, क्या कन्वर्ट हो चुकी है फॉरेन में। सर कन्वर्ट का मतलब गाइस क्या है कि अपनी सर्विसेज दूसरे की सर्विसेज से फेरबदल कर लेना, सिंपल सी बात है कि यहाँ की सर्विसेज वहां के लोग यूज कर रहे हैं और वहां की सर्विसेज हम लोग यूज कर रहे हैं। अब जैसे कि मैं बात करूं गाइस की टेलीकम्युनिकेशन में बात करें, टेलीकम्युनिकेशन की बात करें या बैंकिंग की बात करें, ठीक है, या बीपीओ की बात करें, ठीक है, या आईटी की बात करें गाइस, तो क्या भारत की आईटी कंपनियां विदेशों में नहीं स्टेब्लिश हैं, या फिर उनको सर्विसेज भारत से उनको सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करवा रही है, राइट। जब हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं गाइस, तो हम लोग क्या करते हैं, जरा सोचो, आप इंपोर्ट करते हो सर्विसेज का, एक्सपोर्ट करते हो, मतलब कि हम लोग सर्विसेज का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट, अगर इंडिया से प्रोवाइड करवा रहे हैं, जब सर्विसेज उनको बेच रहे हैं गाइस, अपनी सर्विसेज उनको सेल कर रहे हैं, तो वहां से हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा डॉलर, राइट। डॉलर मिलेगा तो इंडिया की फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगी, तो इंडिया जो है फॉरेन से तेल वगैरह और सामान जो है
इंपोर्ट कर पाएगा जो भारत में सामान नहीं मिलती है। अब ऑयल तो इंडिया में मिलता नहीं है, राइट, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि 85% जो ऑयल है, क्रूड ऑयल है गाइज, वो अरब नेशन से हम लोग खरीदते हैं। अब इसके खरीदने के लिए तो इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसी चाहिए, जो कि मोस्ट पॉपुलर करेंसी डॉलर है, राइट। तो वो चीजें हमें चाहिए, तो वो चीजें कहाँ से मिलेंगी गाइज? इन्हीं सब कारणों से मिलेंगे ना, सर्विस का एक्सपोर्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज देखो, ये भी कन्वर्ट हो गया, हम फॉरेन से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्टेबिलिटी हो गई है गाइज इसकी भी फॉरेन सर्विसेज से, कि हम इसको कन्वर्ट करके, ठीक है, करेंट अकाउंट के जो इंडिविजुअल में जो सर्विसेज का कन्वर्टेबिलिटी है गाइज, ये भी कन्वर्ट करके हम दूसरे देश में अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। इसी प्रकार से गाइज इनकम, इनकम का मतलब होता है गाइज कि देखो, आप इनकम का मतलब होता है कोई कंपनी आप स्टैब्लिश किए हो, ठीक है। जैसे कि मैं टाटा की बात करूं, ओके, टाटा विदेशों में स्टैब्लिश हुई है, फिर वहां से क्या करेगी, इनकम जनरेट करेगी, नो डाउट इन द फॉर्म ऑफ डॉलर इनकम जनरेट करेगी, बट अपने कंट्री में ये भेजेगी, ठीक है, अपने कंट्री में सेंड करेगी ये डॉलर। तो गाइस यहाँ का फॉरेक्स रिजर्व तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इंडिया की इनकम भी बढ़ जाएगी, राइट। तो ये भी क्या कर रहे हैं, अब दूसरे कंट्री की भी कंपनियां जो है आ रही है हमारे यहाँ स्टेब्लिश हो रही हैं, तो ये भी इनकम की कन्वर्टिबिलिटी हो चुकी है। ट्रांसफर देखते हैं गाइस, क्या भारत ट्रांसफर का मतलब होता है गाइस रिमिटेंसेस। रिमिटेंसेस का क्या मतलब है गाइस, ये चीज समझो। रिमिटेंस का मतलब है कि जैसे भारत के बहुत सारे लोग क्या करते हैं, विदेशों में चले जाते हैं, जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूरोपियन यूनियन, बहुत सारे कंट्रीज में भारत के मेधावी लोग हैं गाइज, वो जाकर के वहां पे जॉब करते हैं, अच्छी खासी अर्निंग करते हैं, और वो फिर अर्निंग भेजते हैं इंडिया में। अब सोचो कि कोई बंदा यूएसए में है, वहां से क्या अर्न करेगा, डॉलर करेगा। जब वो डॉलर इंडिया में सेंड करेगा, मान लो गाइज की 110K डॉलर इंडिया में सेंड किया उसने, ठीक है, तो क्या उनके फैमिली को जो 10K मिलेगा गाइज, तो क्या ये 10K यूज कर पाएंगे जो फॉर्म ऑफ डॉलर? नहीं, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा गाइज रुपीज में, राइट। तो रुपीज में कौन कन्वर्ट करके देगा? गवर्नमेंट ही दोगी। और किस प्राइस पे ये गवर्नमेंट कन्वर्ट कर देगी गाइज? ये मार्केट प्राइस पे देगी, ना कि अपने डिफाइंड प्राइस पे देगी। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बोल दे कि नहीं भैया, ऐसा है कि तुम 10 का 1000 बोल रहे हो, मैं आपको 5000 रुपए दूंगा 10,000 का, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। उस $1 बराबर कितने रुपए होंगे, और ये मार्केट जो डिसाइड करेगी गाइज, उसी प्राइस पे जो है ये कन्वर्ट करके इंडियन फैमिली को ये रुपीज मिलने वाली है। ओके, दैट इज अ फैक्ट। ओके, सो इसका मतलब गाइस कि हमारा जो है विजुअल अकाउंट भी कन्वर्टिबल है और नॉन विजुअल भी अकाउंट है। जब दोनों अकाउंट कन्वर्टिबल है तो गाइस करेंट अकाउंट भी कन्वर्टिबल हो गया, राइट। यहां तक आप लोगों को समझ में आई? देखो अभी मैं क्या बोलते हैं, करेंट अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट को तो अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, उससे पहले हम हिस्ट्री समझ लेते हैं हुआ क्या था एक्चुअली। ओके, कि जो करेंसी की कन्वर्टिबिलिटी है गाइज, ये एक्चुअली में कब हुआ, कैसे हुआ, और इसके रीजन क्या क्या थे। देखो गाइज, हमारे यहाँ हमको पता है कि जब 1992 में क्या हुआ कि हम लोगों ने पॉलिसी लेके आए कि हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे, लिबरलाइजेशन करेंगे, ग्लोबलाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब हुआ गाइज? हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन हमने कर दिया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब हमने प्राइवेट इंटिटीज को अलाउ कर दिया कि हमारे पब्लिक सेक्टर में जाकर के इन्वेस्टमेंट, अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं। सिंपल टर्म में फॉरेन के लोगों को बोल दिया अपने इंडिया में आकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, एक टर्म होगा प्राइवेटाइजेशन का, एक मोटी मोटा की भाषा में बोल रहे हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब होगा अपनी इकोनॉमी को हमने ओपन कर दिया बाहरी मार्केट के लिए भी, आप आ जाओ हमारे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, लिबरल हो गए। ग्लोबलाइजेशन का होगा पूरे वर्ल्ड लेवल पे हमने मैनेज कर दिया, ठीक है। अब हुआ क्या गाइज, 1992 में जब हमने अपना मार्केट ओपन किया, तो ऐसा नहीं कि अचानक से बोल दिया कि ठीक है भैया सब लोग आ जाओ आराम से, और पूरा ओपन मार्केट ओपन है हमारा, यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर लो, जो करना कर लो, ऐसा कुछ नहीं किया। तो हमने जब 1992 में और 1993 की बात करें गाइज, तो इस टाइम पे मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने बोला कि ये लर्म्स, ये LERMS, ये लर्म्स एक टर्म्स लेकर आए, बोले कि भाई इसका क्या है, लिबरलाइजेशन एक्सचेंज रेट मैनेज सिस्टम। ये लिबरलाइजेशन हम सॉरी, कभी कभी होता है ना वर्ड्स बोलने में थोड़ा सा नहीं निकलती है, क्योंकि हम लोग हिंदी बैकग्राउंड से हैं, तो फिर इतना ज्यादा वर्ड नहीं बोल पाते हैं सही से, बट फिर भी मैनेज कर लेना अगर गलती से कुछ उल्टा सीधा निकल गया तो। ओके, सो जो लिबरलाइजेशन है गाइज, ओके, एक्सचेंज एंड मैनेज सिस्टम, ये गवर्नमेंट लेके आई मनमोहन सिंह की, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पे। ओके, इन्होंने ये लेक सिस्टम। अब इस सिस्टम में क्या हुआ गाइस, उन्होंने बोला 40% जब आप कन्वर्ट करोगे तो 40% हम ऑफिशियल रेट पे देंगे, और जो 60% है वो हम मार्केट रेट पे देंगे, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो अब आप समझो इस चीज को। कोई बंदा है, उसने फॉरेन में, सपोज मान लो कि
ए बंदा है कोई, ओके, ए ने क्या किया, मैंगो को, जस्ट बहुत ध्यान से समझो, मैंगो को क्या किया, एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया, ठीक है। और यहां से इसने क्या किया, एक्सपोर्ट किया कितने रुपए का, 100 रुपए का, 100 रुपए का क्या किया कि यहां से एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब एक्सपोर्ट 100 रुपए इसको मिलना चाहिए, राइट। अब जरा सोचो, किसने 100 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया, राइट। इस 100 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया गाइस, तो इस पे कहां से गवर्नमेंट ने इसको 100 रुपए कैसे दिया, इसको 100 रुपए ऐसे दिया कि इसमें 40% जो है, 40 रुपए जो है, जो गवर्नमेंट जो है डिसाइड की उस पे, उस प्राइस पे दिया, और 60 रुपए जो है किस पे, किस प्राइस पे दिया, जो कि मार्केट प्राइस पे। देखो अब मैं क्या कहने वाला हूँ, ये चीज समझो आप, ये जो यहां से गया होगा, ठीक है, यहां से ऐसा नहीं रुपीज अर्न किया होगा, ये चीज समझो आप। लेट मी जस्ट इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं, ठीक है, ओके ओके, जस्ट अ मिनट गाइस, ओके ओके। देखो अब यहां से एक्सपोर्ट किया होगा गाइस, तो कुछ इन्होंने 100 डॉलर मान लो अर्न किया, 100 रुपए, ठीक है, $100। अब ये $100 को गाइस कैसे गवर्नमेंट कन्वर्ट करेगी, देखो इस $100 का जो $40 है, $40 है गाइस, ठीक है, ये इसकी कन्वर्टिबिलिटी कैसे करेगी, वो 40%, 40% जो होगा, ठीक है, इसका 100 का 40% होगा $40, ठीक है। तो $40 किस रेट पे कन्वर्ट करेगी गाइस, मान लो कि जो मार्केट रेट है $1 बराबर 60 रुपए है, ठीक है, बट गवर्नमेंट बोले कि $1 बराबर हम 30 रुपए देंगे, तो ये ऑफिशियल रेट हो गया गाइस, ये गवर्नमेंट का रेट होगा $1.30, और मार्केट जो है $1.60 होगा। तो अब देखो, अब ये $40 का $40 जो है किस रेट पे एक्सचेंज करेगी, 30 रुपए पे, ठीक है, $1 30 रुपए देगी $40 का, ठीक है। और जो साइज ये, और ये जो $60 है, ये $60 जो बचेगा इसका, ये $60 वो एक, ये 60% मार्केट प्राइस पे देगी, ठीक है, तो मतलब $1 60 रुपए का देगी। समझ में आया कि मतलब कि ये 40 रुपए को कन्वर्ट करेगी 30 रुपए के साथ, और ये 60 रुपए को कन्वर्ट करेगी, $60 को कन्वर्ट करेगी 60 रुपए के साथ। ओके, समझ में आ गया कि इस डॉलर पे कन्वर्ट करेगी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या गाइस कि ये जो है, इससे क्या हुआ कि लोगों को बहुत घाटा होने लगा, क्योंकि लोग एक्सपोर्ट करते थे, अपनी चीजों मेहनत करते थे, ठीक है, और मार्केट प्राइस से मिल नहीं पाता था उनको अच्छा खासा रुपीस। तो उन्होंने क्या किया कि यार एक्सपोर्ट जो है बहुत प्रमोशन हुआ, जब एक्सपोर्ट प्रमोट नहीं होगा गाइस, तो हमारे यहाँ डॉलर आएगा नहीं, राइट। तो ये एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए फिर बाद में 1993 और 1994 की बात करें तो, ठीक है, तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट था गाइस, ये टोटली इन्होंने ये जो ऑफिशियल ये वाले रेट थे, ये सारे खत्म कर दिए पूरे। और करंटली जो है इन्होंने बोल दिया कि हम टोटल अपना जो ट्रेड अकाउंट है, जो भी मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात, बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करता हूँ गाइस, तो उसमें जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट था, उसमें पूरा 100% जो है इन्होंने क्या कर दिया, मार्केट प्राइस पे इन्होंने बोला कि हम आपको एक्सचेंज रेट आपको कन्वर्ट करके मार्केट प्राइस से पैसे देंगे, ठीक है। तो जिससे कि बहुत ज्यादा भारत में एक्सपोर्ट बढ़ गया गाइस, ठीक है। उसके बाद जाए उसी टाइम पे क्या हुआ गाइस, जो इनफ्लो था, इनफ्लो ऑफ मनी जो वही है कि मार्केट प्राइस पे जो भारत में मनी आएगी गाइस, डॉलर, वो मार्केट के प्राइस पे लोगों को मिलेगी, जो भी मैं बताया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया कि कुछ टाइम के बाद गाइस इन्होंने पहले तो क्या किया था, जो ट्रेड अकाउंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड को ओपन किया, फिर एक साल के बाद 1994 से 1995 के बीच में इन्होंने टोटल करेंट अकाउंट को कन्वर्ट कर दिया मार्केट प्राइस पे। समझ में आया, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना, करंट अकाउंट में क्या है, विजिबल और नॉन विजिबल, ठीक है, तो वो दोनों अकाउंट को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया मार्केट प्राइस पे। अब कुछ भी आप करोगे, कोई भी सेल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, या कुछ भी सर्विसेज का, ट्रांसफर का, इनकम का, या गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे, सब कुछ मार्केट प्राइस पे इन्होंने कर दिया कि जो भी मार्केट डिसाइड करेगी हम उसी प्राइस पे एक्सपोर्ट, जिससे कि भारत में गाइस बहुत ज्यादा बूस्ट हुआ था एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का भी बहुत ज्यादा। इससे भारत की इकोनॉमिक अचानक से बढ़ गई, ठीक है। ये तो गाइस हमने अभी तक बात किया कि जो करेंसी कन्वर्टिबिलिटी थी मार्केट प्राइस पे, सॉरी जो करंट अकाउंट की कन्वर्टिबिलिटी थी, ठीक है, मार्केट प्राइस पे होगी। क्या कैपिटल अकाउंट को भी कन्वर्ट किया जा सकता है मार्केट प्राइस पे, ये चीज समझो आप। अब मैं आपको अगर बात करूं गाइस, तो 100% अलाउड है, मतलब 100% करंट अकाउंट को कन्वर्ट कर चुके हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, क्या बताऊंगा, मतलब कि जो कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। अब एक बात जरा सोचिए कि क्या आपके सब, आपके बैंक में, ठीक है, आपके बैंक में, ठीक है, कोई बैंक है ए, ठीक है, इस बैंक ए में कोई है पर्सन टी जो है, इसके पास जो है, इसके पास कितना है, मान लो कि 100 रुपीज है बैंक में सृजना है, ठीक है।
इस बैंक में 100 रुपीज जमा है, ये बोले कि मुझे जो है 100 रुपीज जो है आप मेरा मुझे डॉलर में दिखाओ, मुझे डॉलर में पे करो, 100 रुपये मुझे डॉलर दे दो, ठीक है। और डॉलर का मतलब बोले कि नहीं मुझे 100 रुपये मुझे रुपीज में नहीं, मुझे डॉलर चाहिए। तो क्या कोई बैंक आप जाओगे इंडियन बैंक में बोलोगे मुझे ये 100 रुपया ले लो, मेरे जो बैंक में पैसे हैं उसका डॉलर दे दो, क्या दे देगी गवर्नमेंट? बैंक दे देगा आपको? नहीं देगा गाइस, राइट। इसी प्रकार से अगर फॉरेन में जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो तो आप ये चीज समझो गाइस कि पहले देखो ये चीज आप समझो ध्यान से, मैं क्या बोलने वाला हूँ आपको। जो कैपिटल अकाउंट था गाइस, ये मोस्टली किस चीज पे डिपेंड करता है? एफडीआई, एफडीआई एंड फॉरेन पोर्ट, सॉरी एक्सटर्नल कमर्शियल, एक्सटर्नल का है बोरिंग और लैंडिंग की बात करते हैं, बोरिंग एंड लैंडिंग। ओके देखो, अब गाइस क्या हुआ कि अब बात आती है कि कैपिटल अकाउंट को क्या कन्वर्ट किया जा सकता है, ये चीज समझो आप। तो कैपिटल अकाउंट में गाइस हम लोग हमारा आता है कि बोरिंग लैंडिंग आती है, एफडीआई आती है, एफपीआई आती है। एफडीआई का क्या मतलब हुआ, ये चीज समझो आप। एफडीआई का मतलब हुआ कि कोई फॉरेन की कंपनी है वो इंडिया में आकर के अपनी एक सब्सिडरी कंपनी जो है इस्टेब्लिश कर दे, ठीक है। फॉरेन की कंपनी इंडिया में सब्सिडरी कंपनी इस्टेब्लिश कर दे, ओके। तो इसको बोलते हैं हम एफडीआई। तो क्या एफडीआई हर जगह अलाउड है गाइस? ये चीज समझो। और अलाउड नहीं है तो क्यों नहीं है, अलाउड है तो क्यों है? देखो, जो कैपिटल अकाउंट है गाइस, उसमें हम लोग हर जगह, पहली बात इतना समझ लो कि कैपिटल अकाउंट जो है 100% कन्वर्टिबल नहीं है, मतलब कि पार्शियल कन्वर्टिबल है। रीजन में बताऊंगा। देखो, अगर मैं बात करूं कि अगर मैं बोलूं कि कोई एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, और डिफेंस की बात करते हैं, ठीक है, या फिर मैं बात करूं रेलवे की, ठीक है। तो आप बस एक क्वेश्चन का मैं जवाब दो, तो क्या रेलवे में कोई फॉरेन की कंपनी आकर के स्टैब्लिश कर रही है, रेलवे डेवलप कर रही है रेलवे में? अभी 2 साल की बात, 2 साल से पहले की बात करते हैं, ठीक है, अभी का छोड़ दो, क्योंकि अभी करेंटली गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि रेलवे में इन्वेस्ट कर सकता है प्राइवेट के बंदे, और आकर के अपने रेल चला सकते हैं। कुछ प्राइवेट रेल भी चली है, तेज नाम की जो रेल चली है, ठीक है। और कुछ प्राइवेट प्लेयर भी आके हैं, कुछ स्टेशन को उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया है, ठीक है। बट वो सब छोड़ दो आप, अभी 2 साल की पहले की बात करो। क्या रेलवे में कोई भी प्राइवेट कंपनी आके इन्वेस्ट कर रही थी फॉरेन से? कभी कोई नहीं कंपनी थी, राइट। रीजन क्या था कि रेलवे जो है गाइज एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, पब्लिक सेक्टर का एंटिटीज है गाइज, यहाँ पे हमेशा गवर्नमेंट जो पब्लिक के लिए काम करती है, ठीक है। तो वो नहीं चाहती थी कोई फॉरेन का बंदा आए, ठीक है, इन्वेस्ट करे, ठीक है, रेलवे में। और इवन करंट सिचुएशन में भी कोई जो है रेलवे को प्राइवेटाइजेशन किया गया है, बट 100% नहीं किया, 100% प्राइवेट के हाथों में रेलवे दे दिया गया और वो अपना मैनेज करे। गवर्नमेंट के हाथों में भी अभी इसकी बागडोर है रेलवे की, ओके, ये चीज समझो। रीजन क्या है कि प्राइवेट सेक्टर हमेशा प्रॉफिट पे जाए, अगर वो प्रॉफिट नहीं उनको मिलेगा तो वो तुरंत छोड़कर रेलवे के चले जाए। अब सोचो कि अभी कोई बंदा है, ठीक है, कोई फॉरेन की कंपनी है, वो बोले कि हमें रेलवे आप दे दो हमको, हम रेलवे को मैनेज करेंगे। अब रेलवे से उसको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, तो कहेगा भैया हम तो छोड़ के जा रहे हैं रेलवे को, बस बाद में पूरा रेल ही बंद हो जाएगा फिर तो ऐसा तो हो नहीं सकता। एग्रीकल्चर की बात करते हैं गाइस, एग्रीकल्चर में इन्होंने बोला कि भैया जिसको आना है आओ, अपना 100% आप इसके अलावा किसी भी सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। डिफेंस के सेक्टर में 74%, ये 100% नहीं देखी। डिफेंस के सेक्टर में बोला गया है गाइस कि आप आओ इन्वेस्ट करो इंडिया में, लेकिन हम आपको पूरा 100% नहीं देंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, 74% ही आपको मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक। तो मतलब कि ये जो कन्वर्ट हम कर रहे हैं कि किसी को बंदे को आप करें फॉरेन की स्टैब्लिश, फॉरेन की चीजें लेकर आओ इंडिया में स्टैब्लिश करो, यहाँ पे कन्वर्ट चीजों करो, ठीक है। तो एफडीआई के थ्रू हम लोगों ने बहुत हद तक चीजों को दे दिया है कि भैया आप आओ, ठीक है, करो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, ठीक है। बट वो 100% नहीं दिए हैं, ओके। रीजन बहुत सारे हैं, ठीक है, जो कि आप लोग डिस्कस किया। अगर मैंने प्रीवियस वीडियो देखा तो उसमें देखा होगा कि हमने एफडीआई बहुत जगह क्यों नहीं अलाउड किए, ठीक है। तो ये मतलब पूरा 100% कन्वर्टेबल नहीं है एफडीआई, ठीक है। उसके बाद एफपीआई आते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको फॉरेन पोर्टफोलियो में अगर बोल दिया जाए कि भैया किसी को भी कि अगर
इन्वेस्टमेंट कर दे हमारे किसी पर्टिकुलर कंपनी में। अब सोचो कि वो कंपनी में फॉरेन के लोग आए, इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, तो क्या आपको 100% वो खरीद लेंगे सारे शेयर? और एक दिन हुआ कुछ अचानक से कोई न्यूज आ गई और फॉरेन के लोग फट से भाग गए निकल करके, तो क्या है फॉरेन पोर्टफोलियो में जो उस कंपनी का शेयर होगा जहां से वो लोग खरीदे थे गाइस, क्या उस शेयर से उस शेयर की क्या वैल्यू हो जाएगी, उस कंपनी की क्या वैल्यू होगी जब फॉरेन के लोग अचानक से निकल गए? तो कंपनी तो आराम से नीचे गिर जाएगी। तो इसीलिए गाइस इतने बहुत सारे इश्यूज कन्वर्ट होने के बाद भी, ठीक है, गवर्नमेंट ने इस इशू को देखने के लिए, इस इशू को देखने के बाद, इस इशू को ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने एक कमेटी बनाई कि कहां तक पॉसिबल है कि जो करेंट कैपिटल अकाउंट है गाइस उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ने कमेटी बनाया, उस कमेटी का नाम अभी मैं बताने वाला हूँ आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, फिर भी बता दे रहा हूँ कि SS तारापुर कमेटी बनाई गाइस गवर्नमेंट ने। ओके, SS तारापुर की कमेटी बनाई। SS तारापुर की जो कमेटी थी गाइस, वो यही कमेटी डिफाइन करती थी, ठीक है, कि ओके, SS तारापुर की कमेटी जो है यही डिफाइन, मतलब यही बता रही थी कि अगर कैपिटल अकाउंट कन्वर्ट करना है तो आपको कुछ चीजें जो है करनी पड़ेंगी। ओके, तो इन्होंने इस कमेटी को 2 बार बनाया गया था गाइस, एक 1997 में बनाया गया था, ओके, और एक 2006 में बनाया गया था। ओके, कुछ साल के बाद, ठीक है, देखा गया, ठीक है। और ऐसा नहीं कि अचानक से आप कन्वर्ट कर लो। तो इस SS तारापुर की कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिया था गाइस, वो देखते हैं, ठीक है। तो पहला रिकमेंडेशन तो होता गाइस वो 1997 में जब SS तारापुर की कमेटी बनाई गई, ठीक है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी करने के लिए गाइस, उसने क्या रिकमेंडेशन, पहला बोला कि देखो 3 फेज में इसको कन्वर्ट करना है आपको, ऐसा नहीं कि एक साथ बैठे और सारा का सारा चीज कन्वर्ट कर दिए। आपको देखना है, धीरे धीरे कन्वर्ट करना है। कुछ चीजें आपको 1997 से 1998 में कन्वर्ट किया, ठीक है, इस फेज में, फिर 98 से 99, फिर 99 से 2000 के बीच 3 साल में आपको ये पूरा 3 फेज में जो कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है। और इन्होंने बोला कि देखिए अब कन्वर्ट, पहला तो कंडीशन ये था कि आपको 3 फेज में, दूसरा इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि जो ग्रास फिजिकल डिफिसिट है, तो गाइस फिजिकल डिफिसिट का मतलब ये होता है गाइस, ठीक है, कि अगर आपने इंडिया में हो आप, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट क्या करके बाहर से जो है लोन उधार लेगी, ठीक है, जब लोन लेगी गाइस तो वो इंडिया में एक क्या करेगी, डेप्ट इंडिया पे क्रिएट करेगा, राइट। इंडिया की डिफिसिट, इंडिया में का डिफिसिट होगा, इंडिया डेप्ट में चली जाएगा, इंडिया के ऊपर डेप्ट क्रिएट करेगा, आप समझ सकते हैं उसको, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। ओके, तो गाइस जो अपना जीडीपी है, ठीक है, अपने जीडीपी का जो है, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट जो है 3.5% करना है, इससे नीचे करना, रिड्यूस करना है, ठीक है। जो इन्फ्लेशन रेट है वो 3 से 5 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ये तो मान लो अभी तो मान लो इससे ज्यादा हो गया है, लेकिन इससे पहले तो 3 से 5 के बीच में था, ठीक है। और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है गाइस, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब होता, एसेट का मतलब क्या है गाइस, की जो कोई कंपनी, जैसे कि माल्या हो गए, माल्या क्या था कि बैंक से कुछ पैसे लिए, ठीक है, और वो पैसे बैंक को नहीं दे पाया, तो मतलब कि माल्या जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, ठीक है। माल्या, ये चीज समझ में आ गई, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं गाइज, उनकी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है गाइज, उसको रिड्यूस करना, उस टाइम पे 13.7 होता था, तो उन्होंने बोला 5% तक इसको रिड्यूस करके लेकर आओ, ठीक है। और उन्होंने बोला कि जो इंडिविजुअल है गाइस उनको अलाउ करो अब्रॉड इन्वेस्ट करो, भारत के लोग हैं जो बाहर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको अलाउड करो कि ये 1 लाख नहीं, आई थिंक 2 लाख है, 2 लाख पर ईयर तक अलाउ कर दो। सॉरी, अच्छे यहाँ 2 लाख लिखा है मैंने, वो लैक्स, ओके। मैंने बोला कि इंडिविजुअल है उनको 2 लाख पर ईयर तक अलाउ कर दो कि बाहर में जाकर के इन्वेस्ट कर सकते हैं, ओके। और बोला कि आपको अगर गोल्ड का इंपोर्ट करना है गाइस, तो वो बोला कि कोई भी बंदा, इंडिविजुअल कोई बंदे अनलिमिटेड गोल्ड का इंपोर्ट कर सकते हैं बाहर में, ओके। और भारत की जो कंपनियां गाइस, उन्होंने लास्ट 7th कंडीशन रखा कि जो भारत की कंपनी उनको अलाउड कर देना चाहिए कि $500 बिलियन का फॉरेन कंट्री में जाकर इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन जो है इन्होंने दिया, नो डाउट कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाई गवर्नमेंट, और फिर जो कैपिटल अकाउंट को उन्होंने कन्वर्ट नहीं कर पाए, ठीक है। इसके बाद फिर से कुछ साल के बाद जो है इस SS तारापुर की कमेटी फिर से गठित की गई और देखा गया कि अब इस जो है कि कैपिटल अकाउंट को किस तरह से कन्वर्ट किया जाए, क्या फिजिबल है कि नहीं, ओके। तो फिर से SS तारापुर की कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया गाइस, ओके। इन्होंने फिर से बोला कि सॉरी गाइस, ये 2007 में आया था SS तारा की कमेटी, 1999 में जो पहली कमेटी थी, ये दूसरी कमेटी आई थी 2007 में, ओके। तो इन्होंने फिर से बोला कि ये जो तीनों जो आप कर रहे हो इसको 3 फेज में करो, 5 साल में करो, ठीक है। पहला फेज 2007 से 2009 तक, 2000
ये 2006 में आई थी सर गाइस, ये 2006 में, पहला 2006 से 7 से 2006 से 2007 तक, ओके। पहली, फिर 2007 से 2009 तक, और थर्ड जो है 2011 तक, ओके गाइस। तो ये रिकमेंडेशन था गाइस, ओके, कि इस फेज में आपको करना पड़ेगा, ओके। फिर आपका जो है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग क्या होती है गाइस, कि अगर आप यूएसए के किसी बैंक से इंडिया की गवर्नमेंट जो है लोन लेती है, उसको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कहते हैं। ये बहुत ही हार्ड लोन होता है। हार्ड लोन का मतलब गाइस ये होता है कि ये बहुत ही टफ लोन होता है। टफ का मतलब ये होता है कि ये गवर्नमेंट जो यूएसए की जो बैंक है, वो इंडिया को तो लोन तो देगी, बट वो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए होगा, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट के साथ होगा। इसलिए कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग लोन लेना पड़े, बट मजबूरी में लेना पड़ता है, ओके। फिर बोला गया कि भाई इसको रिड्यूस करो, आप जो इतना लोन ले रहे हो, ठीक है, बाहर की कम बैंक से। फिर बोला कि जो है एनआरआई जो होते हैं, जो नॉन रेजिडेंट होते हैं इंडिया के, ठीक है, उन लोगों को अलाउ कर देना चाहिए कि कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। फिर एनआरआई का जो डिपॉजिट है गाइस, अगर बाहर के कोई बंदा है, ठीक है, सोचो कि फॉरेन का कोई बंदा अगर भारत में पैसे जमा कर रहा है, तो भारत की जीडीपी तो बढ़ेगी, उनकी जीडीपी, उस पैसे से गाइस गवर्नमेंट बहुत सारे जगह यूज कर सकती है राइस। तो बोला कि अगर आप टैक्स बेनिफिट दोगे बाहर के लोगों को, एनआरआई लोगों को, तो इंडिया में, ठीक है, तो ये हमारे देश के लिए फायदा होगा, ठीक है, और इससे हम लोग कन्वर्टिबिलिटी करवा सकते हैं, ओके। फिर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है गाइस, ओके, फॉरेन इंस्टीट्यूशन है गाइस, उनको अलाउड करो इन्वेस्ट करने के लिए भारत में, ठीक है। मैंने अभी बताया था ना कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो क्या फॉरेन पोर्टफोलियो हम लोग बोलते हैं, बाहर के लोग जो है इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि, ऐसे तारापुर में बोला कि वो लोग उनको अलाउ करने के लिए, लेकिन पी नोट की थ्रू नहीं, पार्टिसिपेटरी नोट की तरह नहीं, उनको बोलोगे प्रॉपर केवाईसी नॉर्म्स जो है फिलअप करें, अपना पूरा आइडेंटिटी दिखाएं। अर्लियर में होता क्या था गाइस, कि कोई विदेशी बंदा आता था और भारत में इन्वेस्टमेंट कर देता था बिना केवाईसी नाम के, मतलब अपनी आइडेंटिटी भी नहीं बताता भैया कौन है, कोई टेररिस्ट भी इन्वेस्ट कर सकता था, ठीक है, और कि एक टेरर फंडिंग के लिए हो सकता था गाइस, ठीक है। तो बहुत से इश्यूज क्रिएट हो रहे थे इससे, तो गवर्नमेंट ने बोला, तो ऐसे तारापुर रिकमेंडेशन किया कि जो पी नोट, पार्टिसिपेटरी नोट के थ्रू आप जो अलाउड कर रहे हो भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है, उसको आप बंद कर दो पहले तो, ठीक है। और आप एक प्रॉपर केवाईसी नॉर्म लेकर आओ, और उसके थ्रू बोलो कि केवाईसी का मतलब नो योर कस्टमर गाइस, उसके थ्रू आप बोलो कि जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसकी पूरी डिटेल्स हमारे पास होनी चाहिए, कि ये पैसा, इतना पैसा इस बंदे ने किया, इसकी ये आईडी है, इसका ये नाम है, इसका ये घर है, इस कंट्री से बिलोंग करता है, हर चीज उसका पूरा हमारे पास डेटा होना चाहिए, उसी बंदे को अलाउ करो, ओके। और आप जो पी नोट के थ्रू कर रहे हो गाइस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अलाउ कर रहे हो, इसको पूरा बैन कर दो इसको, ठीक है। नो डाउट कि ये भी पूरी 100% नहीं फॉलो हो पाया, क्योंकि ये भाई नहीं फॉलो हो पाया, ठीक है। तो क्या हुआ गाइस कि हमारे पास जो करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है, ये पूरा रिड्यूस हो गई, मतलब कि ये भी नहीं हो पाई। फिर भी हम लोगों ने जो एफडीआई के थ्रू थोड़ा बहुत अलाउ किया है, ठीक है। तो इसका मतलब है करंट अकाउंट जो है पार्शियली जो है कन्वर्टिबल है, और पार्शियली कन्वर्टिबल नहीं है। तो सीधी सीधी बात है जो है, इसको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया में क्या करेंसी जो है कन्वर्टिबल है, फुल कन्वर्टिबल है कि नहीं, करेंसी फुल कन्वर्टिबल है कि नहीं, देखो एक होता है गाइस की फुल कन्वर्टिबल, एक होता है गाइस की पार्शियल कन्वर्टिबल, एक होता है गाइस की नॉट कन्वर्टिबल। फुल कन्वर्टिबल, पार्शियल कन्वर्टिबल, नॉट कन्वर्टिबल। अपने यहाँ जो है गाइस ये फॉलो होता है नॉट पार्शियल। हमारे यहाँ जो करेंसी है वो पार्शियली कन्वर्टिबल है, क्योंकि करेंट अकाउंट तो फुल कन्वर्टिबल है, बट कैपिटल अकाउंट जो है पार्शियल कन्वर्टिबल है। तो टोटल हम बात करेंगे तो हमारा जो है करेंसी जो है पार्शियल कन्वर्टिबल है, ओके। और ये नॉन कन्वर्टिबल का मतलब होता है कि कोई कंट्री बिल्कुल अलाउ नहीं करती अपने करेंसी को किसी और कंट्री के साथ कन्वर्ट करने के लिए, ओके। सो आई होप कि आप लोगों को ये सारी भी चीजें समझ में आ गई होंगी वन बाय वन करके, ठीक है। आप इसका प्रॉपर नोट बना सकते हो। अगर फिर भी आपको किसी भी टॉपिक पे, कोई भी पॉइंट पे अगर डाउट है, देन यू कैन कमेंट मी ऑन माय यूट्यूब चैनल, की वीडियो के लिंक के नीचे कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।